पिछले 2 सालों से इन लोगों को मैं गर्मा गर्म खाना बनाकर खिला रही हूँ, लेकिन मजाल कोई एक बार भी मेरी तारीफ कर दे। एक और है वो निशा, जिसे जुम्मे जुम्मे आए इस घर में 8 दिन नहीं हुए हैं और सब उसके नाम का भजन कीर्तन करने लगे हैं इस घर में। अरे मानवी, क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? और ये कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? हिमालय जा रही हूँ तपस्या करने, चलोगे आप मेरे साथ? अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों? पहले बताओ तो क्या हो गया? अरे गुस्सा न करूँ तो क्या नाचूं? बजवा दो बैंड बाजा। लेकिन मानवी, बताओ तो सही, क्या हो गया? एक बात बताइए, पिछले 2 सालों से इस घर में मैं सबकी सेवा कर रही हूँ कि नहीं? हाँ हाँ, कर रही हो। लेकिन आज तक इस घर में कभी आपने किसी के मुंह से आपकी पत्नी की तारीफ सुनी है आपने? बस इतनी सी बात? मैं तो तुम्हारी रोज तारीफ करता हूँ। रहने दीजिए, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन इस घर में कभी कोई मुझसे खुश नहीं होता है। अगर मैं अपने मन से कोई ड्रेस पहन लूँ, उसमें सबको दिक्कत। अगर मैं अपने मन से कुछ बना लूँ, उसमें सबको दिक्कत। अरे ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मुझसे इस घर वालों को कोई दिक्कत होती नहीं है? देखिए, आप मुझे रोकना मत, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। अरे मानवी, इस तरह गुस्सा करके जाओगी तो मेरा मन कैसे लगेगा? ये ड्रामा मत कीजिए आप मेरे सामने। मैं जानती हूँ सबके साथ साथ आप भी ना उस निशा की तारीफ करते थकते नहीं है। मानवी, निशा भी तो इस घर की सदस्य है ना। आखिर वो मेरे छोटे भाई की पत्नी है और देखो कितने कितने अच्छे मन से वह सबकी सेवा में लगी है, सबके लिए सोचती है। अच्छा, और मैं क्या बुरे मन से सबकी सेवा करती थी? और क्या मैं किसी के बारे में नहीं सोचती थी? मानवी, आखिर तुम्हें निशा से क्या दिक्कत है? बेचारी कितनी अच्छी है। देखो, वह कभी किसी से नाराज नहीं होती है, कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देती है, और तुम्हें तो बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह समझती है वो, और तुम्हें भी कभी जवाब नहीं देती है वो। आखिर कर दी ना तुमने भी वही बात? तुम्हें भी यही लगता है कि निशा से मैं जलती हूँ? अरे मैंने ऐसा कब कहा? आपकी बातों का साफ साफ मतलब यही है। और देखिए, निशा और मेरी क्या बराबरी। इस घर में मैं लाखों का दहेज लेकर आई हूँ और मेरे पापा कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। निशा और मेरा कोई मोल नहीं है जैसे मैं निशा से जलूं। अच्छा बाबा, मैं समझ गया। आज जो खाने पर सबने निशा की तारीफ की और तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा, इसी बात का तुम्हें बुरा लगा ना? तो मैं तुमसे कहता हूँ कि सच में आज तुमने राजमा चावल ना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। और मानवी, देखो तुम इस घर की बड़ी बहू हो, ऐसी छोटी मोटी बातों में ध्यान मत दिया करो। और अब ये गुस्सा छोड़ो और जल्दी से ना मेरे ऑफिस का फाइल लाकर दो मुझे आज मीटिंग के लिए देर हो रही है। ठीक है, अभी लाती हूँ। लेकिन देखिए, अगर आपने भी सबके साथ मिलकर ना मुझे सताया तो सच में मैं मायके चली जाऊंगी। अरे बस बेटा निशा, आप जाकर आराम कर लो। कब से मालिश कर रही हो तुम मेरे सिर की? सच में बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। सच कहा मम्मी जी, निशा को ना जादू टोना करना तो आता ही होगा, तभी तो सबके ऊपर निशा का जादू चल गया है। अरे मानवी, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे मम्मी जी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप तो सच में सीरियस हो गए। आइए ना दीदी, बैठिए, मैं आपके भी सिर की मालिश कर देती हूँ। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। चाय का टाइम तो हो ही गया है, जाके सबके लिए चाय चढ़ा देती हूँ मैं। अरे दीदी, आप क्यों परेशान हो रही है? मैं तो अभी चाय रख कर आई हूँ, बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ सबके लिए। अच्छा, तुमने चाय भी रख दिया? अरे बहू, निशा बहू ना हर काम में बहुत माहिर है, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेती है वो। हाँ मम्मी जी, ये बस कुछ दिनों का नाटक है। धीरे धीरे जब काम का पहाड़ टूट पड़ेगा ना निशा के ऊपर, तो जैसे मैं हूँ वैसी हो जाएगी वो भी। मम्मी जी, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ सबके लिए। मानवी, ये क्या तरीका है बेटा? निशा तुम्हारी देवरानी है, अरे उससे अच्छे से व्यवहार करो। मैं देख रही हूँ कि जब से वो आई है तब से ना तुम उससे चिड़चिड़ी से रह रही हो। क्योंकि मम्मी जी, भले आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन ये निशा की चाल ना मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ रही हूँ। सबको खूब मक्खन लगा रही है ये, और अच्छी होने का सिर्फ दिखावा कर रही है। ये जरूरी नहीं है मानवी कि निशा सिर्फ अच्छा होने का दिखावा कर रही है। हो सकता है निशा सच में दिल की अच्छी हो। कम से कम वह सबको खुश करने की कोशिश तो कर रही है, सबका ध्यान तो रख रही है। हाँ मम्मी जी, निशा को ये सब तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो कोई खास दहेज लेकर नहीं आई है इस घर में। जरूरी भी है, क्योंकि जो बहू अपने साथ दहेज लेकर नहीं आती है वो अपने ससुराल वाले को इसी तरह से मक्खन लगाती है। और वैसे भी मैं इतना कुछ लेकर आई हूँ कि मुझे किसी को मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है मम्मी जी। मानवी बेटा, तुम हर समय लड़ने को क्यों तैयार रहती हो, वो भी बिना कारण? वह बेचारी तुम्हें दीदी दीदी कहते थकती नहीं है और तुम बस उससे लड़ने का बहाना ढूंढते रहती हो। खूब समझती हूँ मम्मी जी, जब छोटी बहू आ जाती है ना तो बड़ी बहू सबको बुरी लगने लगती है, और अब मैं भी आपको बुरी लगने लगी हूँ। क्यों? मैं लड़ाकू लगने लगी हूँ, मेरे सिर पर आपको सिंह नजर आने लगे हैं, या तो हर घर की कहानी है। मैं खूब अच्छी तरीके से समझती हूँ। ये मानवी का व्यवहार न दिन ब दिन और बुरा होते जा रहा है। पता नहीं ये क्या चाहती है और निशा से इतनी चिढ़ क्यों रही है ये।
वाह निशा, क्या कॉफी बनाई थी तुमने। सच में यार, मूड फ्रेश हो गया ये कॉफी पीकर तो। क्यों देवर जी, इससे पहले क्या आपने कभी कॉफी नहीं पी थी? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। कॉफी तो मैं रोज ही पीता हूँ, लेकिन आज निशा ने सच में बहुत ही अच्छी कॉफी बनाई थी। देवर जी, ये तारीफ नहीं चापलूसी है। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? और नहीं तो क्या, 2 सालों से मैं कॉफी पिला रही हूँ तुम्हें, तुमने तो कभी मेरी तारीफ नहीं की। भाभी ऐसी बात नहीं है, कॉफी तो आप भी बहुत अच्छी बनाती हैं। अच्छा, लेकिन निशा बहुत ज्यादा अच्छी बनाती होगी क्यों? भाभी वो बस बस देवर जी, ज्यादा सफाई की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं किसी के लिए कितना भी कुछ न कर लूं इस घर में, लेकिन मैं तो हमेशा बुरी बहू ही बनी रहूंगी। यार निशा, समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है भाभी को। हमेशा चिड़चिड़ी सी रहने लगी है तुम्हारे आने के बाद से। और ये क्या, भाभी तुम्हें कितना कुछ कह देती हैं, लेकिन फिर भी तुम मुस्कुराती ही रहती हो। क्या तुम्हें भाभी की किसी बात का बुरा नहीं लगता निशा? क्या जी, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? अब भाभी की जगह शायद मैं भी होती तो मुझे भी ऐसे ही महसूस होता, क्योंकि 2 साल तक भाभी अकेली थी इस घर में और हर किसी का ध्यान भाभी ही रखती थी। और भाभी इस घर की एक लौती बहू थी और सब भाभी की तारीफ करते थे। लेकिन अब दीदी को लगता होगा कि शायद उनकी तारीफें मैं ले रही हूँ। नहीं निशा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात कहूँ, सच में न भाभी खाना अच्छे से बनाती है और न ही घर का कोई भी काम बहुत अच्छे से करती है। बस बस, आज के बाद ऐसी बातें कभी अपने मुंह से मत निकालना। दीदी को कभी ये सब पता नहीं चलना चाहिए। देखिए, दीदी ने जिस तरह से भी किया हो, लेकिन पिछले 2 सालों से अकेले दीदी ने घर संभाला है ना। अरे बेटा, इतनी जल्दी नहा धोकर तुम रसोई में आ गई? हाँ मम्मी जी, आज वो नींद जल्दी खुल गई थी ना, तो मैंने सोचा कि आज जल्दी पूजा पाठ कर लेती हूँ और रसोई का काम भी जल्दी निपटा लेती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई निशा तुम्हारे विचार जान के, क्योंकि आज के जमाने की लड़कियों के ज्यादातर ऐसे विचार नहीं रहते हैं। ये सब नए नए में होता है मम्मी जी, धीरे धीरे ना निशा की भी आदत छूट जाएगी। मानवी, ये क्या, ये कैसे अजीब से कपड़े पहन रखे हैं तुमने? मम्मी जी, मैंने योगा क्लास ज्वाइन की है, तो योगा करने के लिए कंफर्टेबल कपड़े चाहिए ना, इसीलिए मैंने ये ड्रेस पहन रखी है। लेकिन बहू, थोड़ा तो समझना चाहिए तुम्हें, तुम इस घर की बहू हो और ऐसे कपड़े पहनकर जाओगी अच्छा नहीं लगता। अरे तुम अपनी देवरानी निशा को देखो ना, कितने सुसंस्कारी कपड़े पहनती है वो। सब लोग उसकी तारीफ करते थकते नहीं है। बस कीजिए मम्मी जी, आप निशा और मेरी कंपैरिजन मत कीजिए। मैं कैसे घर से आई हूँ और निशा कैसे घर से आई है। अरे हमें तो निशा के घर वालों के बारे में कुछ पता भी नहीं है। ये क्या बात हुई बहू? अरे निशा के मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि वो शादी में शोर शराबा करे, दिखावा करे, इसीलिए उन लोगों ने साधारण तरीके से शादी करवाई है। ओह मम्मी जी, रहने दीजिए ना। नहीं नहीं, क्या रहने देंगी मम्मी जी, जब देखो तब बस निशा निशा की तारीफ ही करते रहती है मम्मी जी। तो मैंने 2 सालों तक सबकी जो देखभाल की, सबका जो ख्याल रखा, उसका तो मानो कोई मोल ही नहीं है। बुरा ना माने मम्मी जी, लेकिन दूसरी बात ये है कि निशा के मम्मी पापा के पास खर्च करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तभी तो उन्होंने साधारण तरीके से शादी करवाई है। नहीं तो सब कुछ होते हुए भी कोई इतने साधारण तरीके से अपनी एक लौती बेटी की शादी नहीं करवाता। और वैसे भी मैं कितना दहेज लेकर आई हूँ, ये तो आप जानती ही है मम्मी जी, और हो सके तो आप निशा को भी समझा दीजिए। दीदी बस कीजिए ना, अब ये दहेज की बात कहाँ से आ गई? और रही बात कंफर्टेबल कपड़े की दीदी, तो आप कोई कॉटन का सूट ट्राई कर लीजिए ना, उसमें भी बहुत अच्छे से आप योगा कर सकती हैं। निशा, तुम मुझे ज्ञान मत दो। और वैसे भी मैं पढ़ी लिखी और हाई स्टैंडर्ड में पली बढ़ी लड़की हूँ, मुझे ना ये बेकार की ज्ञान मत देना तुम। मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से रहना चाहिए। मानवी, तुम हर वक्त चिड़चिड़ क्यों करते रहती हो? अच्छा एक काम करो, जाओ तुम अपनी योगा क्लास जाओ। ठीक है मम्मी जी, और आपकी ये जो सहेली है ना गायत्री आंटी, उन्हें समझा दीजिएगा वो मेरे बारे में ना कोई टिक्का टिप्पणी ना करे। बहुत देख रही हूँ आजकल मैं उन्हें, हर चीज में मुझे रोका टोका करते रहती है वो। लगता है आप ही उनके पास बैठ कर ना मेरी बुराई गाती होंगी, तभी वो इतना कुछ कहती है आजकल मुझे। और जब देखो तब बस निशा की तारीफ करते रहती है। जमाना ही उल्टा है, किसी के लिए तुम कितना भी कुछ कर लो, लेकिन वह तुम्हारे किए हुए सारे उपकारों को भूल जाता है। उपकार? तुम कहना क्या चाहती हो मानवी? मम्मी जी बस कीजिए ना, दीदी को योगा क्लास के लिए देर हो रही है। हाँ चलो, कुछ तो समझदारी है तुम्हारे अंदर। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ। हे भगवान, सुना तुमने निशा? मानवी ने कहा कि उसने हमारे ऊपर उपकार किया है। अरे अगर एक बहू जिम्मेदारी से घर गृहस्थी संभालती है, सास ससुर की देखभाल करती है, तो इसमें उपकार कैसा? ये तो हर बहू का फर्ज होता है ना। मम्मी जी जाने दीजिए ना, लगता है दीदी ना मुझे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। उन्हें लग रहा है कि उनकी जगह मैं ले रही हूँ। निशा बेटा, तुम ये सब बर्दाश्त कैसे कर पाती हो? अरे उसने तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में भी कुछ के कुछ कहा। कहने दीजिए ना, बड़ी बहन है वो मेरी, अगर बिना जाने समझे उन्होंने कह दिया तो कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा मम्मी जी।
देखिए, मैंने मंदिर की सफाई भी कर दी है और अपने तरीके से पूजा पाठ भी की है, लेकिन आप भी जल्दी से फ्रेश हो जाइए और थोड़ी देर भजन कीर्तन कर लीजिए। तब तक मैं सबके लिए नाश्ता बना लेती हूँ। मम्मी जी जुग जुग जियो बेटा, खुश रहो हमेशा। सच में हम तो धन्य हो गए तुम्हारी जैसी बहू पाकर। बस बस मम्मी जी, अगर मानवी दीदी ने सुन लिया ना तो फिर से कोई नया तमाशा शुरू हो जाएगा। प्लीज आप दीदी के सामने तो कभी मेरी तारीफ मत कीजिएगा। अरे भाई, अब जो तारीफ के लायक है उसकी तारीफ तो हम करेंगे ही ना। ठीक है मम्मी जी, जाइए जल्दी से भजन कीर्तन कीजिए आप। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इधर मानवी की जलन निशा से दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। लेकिन बेचारी निशा मानवी की किसी बात का बुरा नहीं मानती और खुश होकर सबकी सेवा करती है ससुराल में। इधर मानवी अपनी रईसी दिखाने के लिए उल्टे सीधे फैशन करने लगी थी, रुपए उड़ाने लगी थी और निशा को जलाने की कोशिश कर रही थी। अरे गायत्री, तुम बड़े दिनों बाद आई हो, आओ बैठो। क्या बात है, आज तो तुम बड़ी सज धज कर बैठी हो। अरे क्या बताऊं गायत्री, ये निशा तो बस पूरे समय मुझे ही सजाने धजाने में लगी रहती है। अब देखो ना, घर में मोगरे के फूल खिलने लगे तो इसने मोगरा के फूल तोड़कर मेरे लिए गजरा बना दिया और कहने लगी कि लाओ मम्मी जी, मैं तुम्हारे जूड़ा भी बना देती हूँ। और फिर जूड़ा बनाया तो कहने लगी कि बेंदी भी लगा देती हूँ। सच में बहन, बहुत ही भाग्यशाली हो तुम, जो निशा जैसी बहू है तुम्हारी। नहीं तो ये मानवी ने तो सब जगह तुम्हारी नाक ही कटा रखी है। अरे तुम लोग उसे रोकते टोकते नहीं हो क्या? कैसे उल्टे सीधे कपड़े पहनने लगी है। और आजकल तो बस जब भी मोबाइल खोलो तो चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, बस मानवी की ही रील्स चलते रहते हैं। क्या बताऊं, किसी की सुने तब ना। मैं तो उसे बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो उल्टा यही समझती है कि अब मैं उसे नहीं भाती हूँ और छोटी बहू को ही प्यार करती हूँ। बस इल्जाम ही लगाते रहती है वो हम पर। देखो बहन, बुरा मत मानना, लेकिन आज तुम बड़ी बहू को डांट फटकार कर नहीं रखोगी ना तो कल के बड़ी बहू के सारे लक्षण ना छोटी बहू में भी आ जाएंगे। नहीं गायत्री, निशा बहुत समझदार है। मम्मी मम्मी क्या हुआ बेटा? मम्मी, मानवी कहाँ गई है? बेटा वो अपनी सहेलियों के साथ आज मूवी देखने गई है। बोल रही थी कि रात का खाना भी बाहर से ही खाते आएंगी। भैया, अगर आपको भूख लगी हो तो मैं खाना लगा दूं? नहीं निशा, भूख नहीं है मुझे अभी। बेटा क्या हुआ, इतने नाराज क्यों हो तुम? मम्मी, हम बाद में बात करते हैं। नमस्ते आंटी जी, खुश रहो बेटा। चलिए आंटी, खाना खा लीजिए आप भी, वैसे भी खाने का समय हो गया है। नहीं बेटा, मैं तो खाना खाकर ही टहलने निकली थी। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए कॉफी बना देती हूँ। ना ना बेटा, बस आओ ना, बैठो हमारे साथ। नहीं आंटी जी, थोड़ा रसोई का काम है मेरा, आप लोग बैठिए। 3 साल होने को आए मानवी को इस घर में, लेकिन आज तक उसने कभी मेरे पैर नहीं छुए। लेकिन इस बेचारी को आए सिर्फ 2 महीने ही हुए, लेकिन 2 महीने में इसने करीब 10 बार मेरे पैर छू लिए होंगे। वो इसलिए आंटी, क्योंकि मम्मी पापा ने ना हमें बार बार किसी के सामने झुकना नहीं सिखाया। और ये कि आंटी, जब भी देखो तब आप मुझ में ही कमी निकालते रहती हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही थी, वो तो मैं निशा की तारीफ कर रही थी। सुना मैंने दरवाजे से आपने क्या कहा? हाँ, तो गायत्री ने गलत क्या कहा? सही तो कहा कि जब भी निशा गायत्री से मिलती है तो निशा गायत्री के पैर छूती है, लेकिन तुमने कभी पैर छुए हैं किसी के? मम्मी जी, मुझे ना बार बार हर किसी के पैर छूना जरा भी पसंद नहीं है। और आप जानते हैं कि मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और मेरे मम्मी पापा ने ना मुझे बार बार हर किसी के सामने झुकना नहीं सिखाया। बस करो मानवी, जब देखो तब बस अपने मायके की गुणगान करते रहती हो तुम। ये बताओ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? देखा बहन गायत्री तुमने, अरे ये हर चीज में बस लड़ने झगड़ने को तैयार रहती है। और देखो, उसने तो जवाब भी नहीं दिया, मैंने उससे कुछ पूछा तो। अरे इसे हम प्यार से समझा ले, गुस्से से समझा ले, लेकिन ना इसको किसी की बात समझ में ही नहीं आती। वही तो, ये बार बार अपनी अमीरी दिखा कर ना निशा को नीचा दिखाना चाहती है, इसीलिए इस तरीके से बात करती है। लेकिन मैंने तो सुना है कि निशा भी बहुत अच्छे घर से है। अरे गायत्री, हमें क्या करना, कोई अमीर घर से हो या गरीब घर से हो, हमारे लिए तो दोनों बहू एक समान है ना। हमने दोनों को एक जैसा दर्जा दिया है इस घर में। अच्छा ठीक है बहन, चलती हूँ मैं, तुम संभालो अपने घर की राम कथा। क्या हुआ, ऐसे मैसेज क्यों कर रहे थे आप मुझे? मानवी, मैंने तुम्हें कुछ रुपए दिए थे ना संभाल के रखने के लिए, कि रुपए हमारे बुरे वक्त में काम आएंगे। वो रुपए कहाँ हैं? आपने वो रुपए मुझे अपने खर्चे के लिए दिए थे और मैंने वो सारे रुपए खर्च कर दिए। क्या तुमने सारे रुपए खर्च कर दिए? अरे तुम्हारे अंदर जरा भी दिमाग है या नहीं? इतने रुपए तुमने अपने शौक में उड़ा दिए। आप इस तरह मुझ पर चिल्ला नहीं सकते। अरे मैं पत्नी हूँ आपकी, इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं, और मेरे भी तो अपने खर्चे है ना। मानवी, तुम कब समझोगी? तुम्हें मालूम भी है मेरी जॉब चली गई है, बॉस के साथ आज मेरी बहुत बहस हुई है। क्या ये क्या बोल रहे हैं, जॉब चली गई? हाँ, चली गई मेरी जॉब। मुझे तो लग रहा था कि मेरे पास कुछ अलग से सेविंग है, कम से कम दूसरी जॉब मिलते तक उससे ही मेरा काम चल जाएगा, लेकिन तुमने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। मुझे क्या पता था कि आपकी नौकरी चली जाएगी।
तुमने झूठे दिखावे और झूठे शौक शान के पीछे ना मुझे बर्बाद कर दिया। बस कीजिए, इस तरह चिल्लाइए मत आप मुझ पर। और मैंने यदि आपके रुपए बर्बाद किए हैं ना, तो मैं अपने पापा से कहकर कुछ रुपए मांग कर आपको दे दूंगी। हे भगवान, ना जाने तुम्हें कब अकल आएगी। जब भी तुमसे कोई बात कहो या तुम्हें समझाने की कोशिश करो तो तुम अपने पापा और उनके रुपए का रोप झाड़ने लगती हो। प्लीज मानवी, अब फिर से शुरू मत हो जाना। मुझे ना थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। बॉस के साथ हुई बहस और नौकरी चले जाने की टेंशन की वजह से विशाल बहुत परेशान था। और दूसरी तरफ मानवी को जो रुपए बचा कर रखने दिए थे वह भी मानवी ने खर्च कर दी। इस वजह से विशाल बहुत टेंशन में आ जाता है और इसी बात को लेकर मानवी और विशाल के बीच में बहुत झगड़े होते हैं। और इधर मानवी गुस्से में अपने पापा के घर पहुंच जाती है रुपए लेने। अरे मानवी, तुम क्या हुआ इस तरह अचानक बिना बताए? पापा, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन क्यों बेटा, इतने बड़े रकम की जरूरत तुम्हें अचानक क्यों पड़ गई? पापा पता नहीं, बॉस के साथ इनका झगड़ा हुआ और इनकी जॉब चली गई। मैंने इनकी सेविंग के रुपए खर्च कर लिए तो ये मुझ पर बहुत नाराज हो रहे थे। देखो बेटा, जरूरत से ज्यादा फिजूल खर्च भी अच्छा नहीं होता। अब तो तुम्हारी गृहस्थी बस गई है, अब तुम्हें रुपए बचाने आना भी चाहिए। और तुम तो जानती हो कि हमारी फैक्ट्री अब पहले की तरह नहीं चलती है और यहाँ पर तुम्हारे दोनों भाइयों की भी शादी हो चुकी है, उनके भी अपने खर्चे लगे हैं। मैं अभी तो तुम्हें 2 लाख रुपए दे देता हूँ बेटा, लेकिन आइंदा इतनी बड़ी रकम कभी मत मांगना तुम मुझसे। पापा, मुझे तो लगा था कि आप खुश होकर मुझे रुपए दे देंगे, लेकिन ये क्या, आप भी? देखो बेटा, समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। ठीक है पापा, आज के बाद रुपए मांगने नहीं आऊंगी मैं आपके पास। ये बताइए कि मम्मी कहाँ है और भाभी भैया कोई भी नहीं है घर में? सब लोग कुलदेवी की पूजा के लिए मंदिर गए हैं बेटा। पिछले साल तो मुझे कुलदेवी की पूजा में बुलाया गया था ना पापा, लेकिन इस बार क्यों नहीं बुलाया गया? देखो बेटा, तुम जानती हो कि तुम्हारी भाभी पूजा पाठ विधि विधान सब में कितना यकीन करती है और तुम्हारी भाभी का कहना था कि तुम अब अपने ससुराल में कुलदेवी की पूजा करोगी। ओ अच्छा, तो यहाँ अब भाभी के ऑर्डर चलने लगे हैं। ठीक है पापा, चलती हूँ मैं। अगर भाभी ऑर्डर दे तो मुझे बुला लेना। इस तरह मानवी को अपने मायके का बदला हुआ रूप देखकर बहुत बुरा लगा और वह रुपए लेकर चुपचाप अपने ससुराल के लिए निकल गई। देखो बेटा, एक नौकरी चलेगी तो क्या, तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो तुम्हें जल्दी दूसरी नौकरी मिल जाएगी। इतना परेशान मत हो तुम। हाँ भैया, इसमें परेशानी वाली क्या बात है, आपको जल्दी दूसरी नौकरी मिल जाएगी। सब कुछ इतना आसान नहीं है। बॉस के साथ बहुत बुरी तरीके से बहस हुई है मेरी, और दूसरी कंपनी में मैं जॉब करूंगा भी तो मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। और जिस तरह से बॉस से बहस हुई है ना, वह मुझे कभी भी अच्छा सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। सब ठीक हो जाएगा भैया, प्लीज आप परेशान मत होइए। काश सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। मम्मी पापा जी, आप लोग भी परेशान हैं? हाँ बेटा, विशाल के लिए बुरा लग रहा है मुझे। कुछ ही दिनों की बात है मम्मी जी, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। चलिए चलकर आप लोग आराम कर लीजिए। लीजिए विशाल जी, मैंने आपके बहुत रुपए उड़ाए हैं ना, तो लीजिए और हिसाब बराबर कर लीजिए। प्लीज मानवी, मैं ना बहस के मूड में नहीं हूँ और वैसे भी इन रुपयों से ना हमारी जिंदगी नहीं गुजर सकती। क्यों, आपको अपनी सेविंग चाहिए थी ना, तो लीजिए अपनी सेविंग। मानवी, मैंने भले ही पहले कभी तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज कहता हूँ, थोड़े संस्कार ना तुम सच में निशा से जाकर सीख लो। अच्छा, तो आपके ऊपर भी अब निशा का जादू चल ही गया। अरे जब मैं घर में नहीं थी तब निशा ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया होगा, तभी आज आप ऐसी बात कर रहे हैं। बकवास बंद करो मानवी, और मैं इस वक्त बिल्कुल भी बहस के मूड में नहीं हूँ। निशा 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 जैसे मेरे सिर का दर्द बनते जा रही है। अरे उसने अब मेरे पति के ऊपर भी अपना जादू चला दिया। क्या करूं, बॉस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगा नहीं और ना ही करेक्टर सर्टिफिकेट दे सकता है। अब बिना एक्सपीरियंस के इतने जल्दी जॉब लग पाना तो बहुत मुश्किल है। बेटा परेशान मत हो, मिल जाएगी तुम्हें जल्दी नौकरी। नहीं पापा, सब कुछ इतना आसान नहीं है और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बेटा इस तरह से मुंह लटका कर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो कहता हूँ कि कुछ दिन ना तुम फ्री होकर जियो, और जॉब नहीं भी करना हो तो कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर लेना। और वैसे भी हम तो है ही ना बेटा। हाँ भैया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ज्यादा परेशान मत होइए। नहीं निशा, इतने जल्दी सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। भैया कुछ खा पी लीजिए आप, क्योंकि बिना खाए ना आप कुछ सोच नहीं पाएंगे। इसीलिए पहले अच्छे से खा पी लीजिए और आराम से ठंडे दिमाग से सोचिएगा। हाँ भैया, निशा ठीक कह रही है, पहले ना कुछ खा पी लीजिए आप, और आप टेंशन क्यों लेते हैं? मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आपको मैं इतना परेशान नहीं देख सकता भैया। हाँ बेटा, कुछ खा पी लो तुम। जाओ निशा, भैया के लिए खाना लगा दो। नहीं यार, सच में भूख नहीं लगी है मुझे। भैया कुछ खाएंगे तभी तो दिमाग चलेगा ना आपका, और अभी तो आपको बहुत कुछ सोचना है, इसीलिए चलिए खा लीजिए।
हाँ भैया, निशा ठीक कह रही है। हाँ हाँ, इस घर में निशा तो कुछ गलत बोल ही नहीं सकती। और अब तो निशा के लाडले पति भी यही बोल रहे हैं कि निशा बिल्कुल सही कह रही है। मानवी, हर वक्त कड़वा ही बोलती हो तुम। अरे निशा से सीख लो, बेचारी सबकी टेंशन को समझती है और कहाँ कैसी बात करना चाहिए सब कुछ आता है उसे। अरे गरीब घर की लड़कियों के पास करने को और कुछ होता नहीं, इसीलिए वो सबकी फीलिंग्स को ही समझने का काम करती है। और जो रहीसी में पला बड़ा होता है ना, उसके पास ये सब समझने की फुर्सत ना होती है। दीदी देखिए, मैं कोई तरह का तमाशा नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त ना भैया का दिमाग ठीक नहीं है। एक तो उनकी नौकरी चली गई है, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इस तरह का कोई सीन क्रिएट मत कीजिए आप। ओए ओए बस करो, ये मक्खन वाला काम ना मेरे सामने नहीं चलेगा तुम्हारा। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन बार बार ये अमीरी गरीबी ऐसी बातें क्यों करती हैं आप? ओए होए देखो तो, इन्हें बुरा लगने लगा। लगे भी क्यों ना, इनकी प्रिय पत्नी के विषय में बात जो हो रही है। ओ प्यारे देवर जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कोई बात ना करूं जिससे आपकी पत्नी को बुरा लगे ना, तो आप ससुर जी से कहिए कि कम से कम थोड़ा बहुत दहेज तो दे ही दे वो आप अपनी बेटी को, ताकि ससुराल में कोई उसे कुछ न कह सके। बस कीजिए दीदी, बिना सर पैर की बातें मत कीजिए आप। अच्छा, अब तुम्हें भी बुरा लगने लगा? अरे इतना ही बुरा लग रहा है तो कहो ना अपने पापा से कि थोड़ा बहुत दहेज तो दे ही दे वो तुम्हें। बिना दहेज के आई हो तुम इस घर में। पता नहीं बंद लिफाफे में तुम्हारे पापा ने पापा जी को क्या थमा दिया, जिससे वह बिना कुछ कहे शादी के लिए तैयार हो गए। प्लीज मानवी, आप कोई सीन क्रिएट मत करो, खत्म करो यार ये तमाशा। मैं सच में बहुत परेशान हूँ। हाँ हाँ, आप परेशान हैं तो आपकी परेशानी का हल तो ये निशा और निशा के प्यारे पति ही है। मैं तो बस सबका सिर दर्द हूँ। निशा, मानवी की तरफ से आई एम सो सॉरी। ओहो भैया, ये सब बातें जाने दीजिए आप, और चलिए आप खाना खा लीजिए, और खाना खा के इत्मीनान से सोचिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आप लोग फ्रेश होकर आ जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। सच में मेरे भाई, तू बहुत तकदीर वाला है जो इतनी समझदार पत्नी मिली है तुझे। सच में किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग या चाहे तो घर को नर्क बना सकती है। इस तरह निशा जैसे तैसे घर के दोनों बेटों को संभालती है, और कुछ दिन अपने जेठ जी से आराम करने के लिए कहती है। धीरे धीरे एक हफ्ते का समय बीत जाता है, और अब विशाल का टेंशन और बढ़ जाता है, क्योंकि अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। निशा, भाभी तुमसे कितना कुछ कह देती है, तुम बता क्यों नहीं देती हो अपने पापा के बारे में कि पापा ने दहेज में क्या क्या दिया है तुम्हें? अरे ये सब छोड़िए ना जी, आप भी कहाँ दीदी की तरह बातें कर रहे हैं। देखिए ये समय ना ये बेकार की बातें सोचने का नहीं है। भैया इस वक्त बहुत टेंशन में है, और मुझसे ना उनकी उदासी देखी नहीं जा रही है। और मैंने ना एक फैसला किया है, पर मैंने सोचा कि मैं आपसे पहले इस बारे में बात कर लूं। अच्छा, क्या बात है बताओ। ऐसे नहीं, मैं आपको कान में बताऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, और भैया का भी टेंशन खत्म हो जाएगा, और कम से कम भैया को भी तो पता चले। ठीक है, तो मैं भैया से बात करती हूँ। इस तरह निशा के दिमाग में जो चल रहा था उसने अपने पति को बता दिया, और निशा की बात सुनकर विवेक भी खुश हो जाता है। भैया के नंबर पर ये एड्रेस व्हाट्सएप कर देती हूँ, ताकि भैया वहाँ जाकर इंटरव्यू दे सके। इनके नंबर पर ये क्या व्हाट्सएप कर रही है निशा? निशा क्या व्हाट्सएप कर रही हो इनके नंबर पर? कुछ नहीं दीदी, वो पेपर में मैंने एक विज्ञापन देखा था, तो सोचा कि भैया को जॉब की जरूरत है, तो भैया इस कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे दे। बस यही सोचकर उस कंपनी का एड्रेस व्हाट्सएप कर रही थी। ओह स्टूपिड नेहा, आजकल ना ये पेपर का विज्ञापन देखकर कोई नहीं जाता है इंटरव्यू देने। और वैसे भी ये पेपर के आधे से ज्यादा विज्ञापन तो फर्जी होते हैं, फ्रॉड होते हैं पूरी तरह से। और निशा, मुझे तो लगता है ना तुम्हें इतना और स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम क्यों इतना चिंता करती हो? अरे ये खुद संभाल लेंगे ना, ये इनकी प्रॉब्लम है। महान बनने के चक्कर में ना बस पूरा दिमाग इनकी ही नौकरी में लगा कर रखी हो तुमने। घर के कामकाज में ध्यान दो, समझी ना निशा? घर के मर्दों के पर्सनल मैटर में पड़ के ना ज्यादा वाही बटोरने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर चीज ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, समझी ना? खुद के घर वालों के पास तो ढंग की नौकरी नहीं होगी, और चली है मेरे पति के लिए अच्छी नौकरी ढूंढने। कहाँ कहाँ से चले आते हैं। निशा, निशा, कहाँ हो निशा तुम? क्या हुआ? हमेशा तो मुझे आवाज लगाते हैं, लेकिन आज ये निशा निशा क्यों चिल्ला रहे हैं? और हाथ में ये मिठाई का डब्बा। निशा, निशा लो लो, मुंह मीठा करो निशा, एंड थैंक यू वेरी मच। भैया सच में मिल गई ना आपको जॉब? हाँ निशा, थैंक यू वेरी मच। और ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है, नहीं तो मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी जॉब वो भी इतने कम समय में मुझे मिल सकती है। और भाई मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, इधर जॉब लगी नहीं और बॉस ने पता है मेरा प्रमोशन भी तय कर दिया। ऐसी कौन सी कंपनी है जहाँ जॉब लगी नहीं और प्रमोशन भी मिल गया आपको?
मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। कहीं आपसे रुपए तो नहीं मांगे उस कंपनी ने? अरे नहीं मानवी, बस मुझसे पूछा गया कि इससे पहले मैं कहाँ जॉब करता था, तो मैंने बताया अपने 8 सालों का एक्सपीरियंस। तो बस इसी से बॉस खुश हो गए। थैंक यू सो मच निशा, थैंक यू सो मच। तो इसमें निशा का क्या हाथ है? आप बार बार इसे क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? वैसे भी ये सपना आपको आपकी काबिलियत से मिला है। नहीं मानवी, अगर निशा ने मुझे वो एड्रेस व्हाट्सएप नहीं किया होता तो शायद मुझे उस कंपनी के बारे में पता तो था, लेकिन मैं कभी वहाँ जाने के बारे में सोचता भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसे व्हाट्सएप एड्रेस करने से नौकरी मिल जाती है हर किसी को, तो अपने घर वालों को नौकरी नहीं दिलाती क्या? क्यों निशा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? सबसे पहले तो तुम अपने पापा या घर में तुम्हारे भाई बहन जो भी होंगे, तुम उसको जॉब दिलवाती। भाई मेरे पति को क्यों दिलवाती तुम पहले? क्योंकि तुम भी जानती थे कि तुम्हारे घर वालों में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर सके। क्या है ये? क्यों इतना अचीकम चिल्ली मचा रखा है तुम लोगों ने? देखिए ना पापा जी, ये निशा भी हद ही करती है। अब विशाल जी को उनकी काबिलियत के अनुसार जॉब मिली है, तो इधर निशा सारी क्रेडिट खुद लेने पर तुली है। अब आप ही बताइए ना पापा जी, अगर सिर्फ एड्रेस व्हाट्सएप कर देने से किसी को नौकरी मिल जाती तो निशा अपने घर वालों को नौकरी नहीं दिलवाती क्या? इतनी अच्छी नौकरी तो इसके घर वालों के पास होगी नहीं, तभी तो उन लोगों ने कोई दान दहेज कुछ नहीं दिया। यहाँ तक ना उन लोगों ने हमें अपने घर बुलाया। लगता है उनके घर में खाने पीने की भी दिक्कत होगी। बस करो मानवी, बस करो। क्यों बस करूं? सच बात बोल रही हूँ तो बुरा क्यों लग रहा है आप लोगों को? दीदी, ये एक खुशी का मौका है, हम सबको ना मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। इस तरह सीन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना? लगेगा ही बुरा। अगर तुम्हारे घर वाले कुछ देते तो तुम्हें बुरा क्यों लगता? बस करो बड़ी बहू, बस करो। तुम तो बस निशा बहू को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती हो। पापा जी, मैं कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ। बिना जाने बिना सोचे समझे बड़ी बहू तुम कुछ भी बोलते रहती हो। वो तो भला हो निशा का, जो लड़ाई झगड़ा करने में बिलीव नहीं रखती, वो पूरे परिवार को बांध के रखने की कोशिश करती है। अगर वह भी तुम्हारे जैसे हो जाए ना, तो इस घर में रोज घमासान होगा। अगर सुख शांति चाहते हैं तो आप इसके पापा से कहिए ना पापा जी कि थोड़ा बहुत अपनी बेटी को दहेज दे दे। बस करो बड़ी बहू, बस करो। क्यों बस करूं? लिफाफे में 101 रुपए भर के आपको दे दिया उन्होंने, और आपने चुपचाप सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया और इन लोगों की इतने साधारण तरीके से शादी भी करवा दी। तुमसे किसने कह दिया कि लिफाफे में 101 रुपए था? अब नोटों की गड्डी होती पापा जी तो लिफाफा भरा हुआ दिखता ना। 1 मिनट बहू, 1 मिनट, अब बहुत हो गया। बस तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। लगता है पापा जी वो 101 रुपए वाला लिफाफा चेक करने गए हैं कि उसमें सच में 101 रखे हैं या फिर 11 रुपए। अच्छा है, आज सब कुछ क्लियर हो ही जाना चाहिए। नहीं, मैं कुछ भी क्लियर नहीं करना चाहती। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। नहीं निशा, आज पापा किसी की नहीं सुनेंगे। क्यों निशा, डर लग रहा है? पोल पट्टी जो खुलने वाली है मायके की। वैसे भी तुम्हें आए यहाँ 1 साल होने को आए, लेकिन अभी तक तुम्हारे घर वालों ने एक बार भी हम लोगों को अपने घर नहीं बुलाया। बस वो अपने बेटी दामाद को बुला लेते हैं। मेरे मम्मी पापा को देखो, पूरा परिवार जाता है मेरे मायके। भाभी प्लीज जस्ट वेट एंड वॉच, पापा आते ही होंगे। ये लो बड़ी बहू, देख लो, उस लिफाफे के अंदर यह पेपर था, पढ़ लो इसे ध्यान से। पापा जी, आप तो ऐसे ही पेपर दे रहे हैं जैसे मानो इसमें करोड़ों की प्रॉपर्टी का विवरण हो। एक बार पढ़ लो बहू, फिर बात करते हैं। इस तरह मानवी ने बहुत ही घमंड से मुस्कुराते हुए वह पेपर अपने हाथ में लिया, और जैसे ही उसने वह पेपर पढ़ा तो उस पेपर को पढ़कर जैसे मानवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बाप रे, 50 तोला सोना, मकान, गाड़ी। और इतना ही नहीं बेटा मानवी, जिस कंपनी में विशाल को नौकरी मिली है ना, वह कंपनी भी निशा के पिता की ही है। लेकिन जब इतना सब कुछ है निशा के पिता के पास, तो फिर इतने साधारण तरीके से शादी? क्योंकि निशा के पापा बहुत समझदार इंसान हैं। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत से ये सारे मुकाम हासिल किए हैं, और वो शादी ब्याह में शोर शराबा करके रुपए बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वह उतने रुपए से गरीबों को खाना खिलाना चाहते थे, बेसहारा को सहारा देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उतने रुपए वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में और ऐसे कई ट्रस्ट में ही दान कर दिए, जहाँ पर बेसहारा लोगों को सहारा दिया जाता है, भूखे लोगों को खाना खिलाया जाता है। और खुद निशा बहू नहीं चाहती थी कि उनके अमीरी के बारे में उसके ससुराल में सबको पता हो। लेकिन क्यों निशा? क्योंकि दीदी मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, एक अच्छी बहू बनना चाहती थी। अगर आपको पहले से पता होता कि मैं इतने बड़े घर से आई हूँ, तो आप मुझे हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट देते, और शायद हम दोनों के बीच में कभी भी एक सच्चा और स्वस्थ रिश्ता नहीं बन पाता, और ना ही मैं इस परिवार से जुड़ पाती अच्छे से। आई एम सो सॉरी निशा, पता नहीं मैंने तुम्हें इतना कुछ कैसे कह दिया और तुमने इतना सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर लिया। आई एम सो सॉरी मेरी बहन। भाभी, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल।
रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरे मोल। दीदी ज्यादा अफसोस की जरूरत नहीं है, भले ही आज आपको सब कुछ पता चल गया, लेकिन फिर भी मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, इसलिए ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। आपका जैसा व्यवहार था आप कंटिन्यू रखिए। मानवी अपने किए पर इतनी शर्मिंदा हो जाती है कि आज उसके पास कोई शब्द नहीं थे। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।